हरियाणा में निकाय चुनाव की मतगणना होने जा रही है और थोड़ी देर में चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई नगर निगमों में सीधी टक्कर है इस बार। बस चंद मिनट का इंतजार है जबकि वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव के मद्देनजर काफी तेज सरगर्मियां रही इस बार चुनाव में। मेयर पदों पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो सबसे पहले मेयर पदों पर फैसला होगा। उन वोटों की गिनती होगी जो मेयर पद के लिए डाले गए। तो थोड़ी देर में निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। हर लम्हे का अपडेट देने के लिए हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त हर जगह से स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी मुस्तैदी से हमारे साथी बने हुए हैं ताकि हम अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट सबसे पहले पहुंचा सकें। इस बीच करनाल में वोटिंग को लेकर क्या माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है स्ट्रांग रूम्स के बाहर, इन तमाम चीजों का जायजा लिया मेरे साथी हिमांशु नारंग ने। उनकी रिपोर्ट जरा देखी। आज नतीजे आने हैं और थोड़ी देर के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 पंडित चिरंजी लाल राजकीय महाविद्यालय से, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और उन्हीं को जाने की अंदर अनुमति है जिनके पास काउंटिंग पास है, यानी कि जो तमाम उम्मीदवार हैं, और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मेटल डिटेक्टर के साथ एंट्री है, मोबाइल फोन की अंदर एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और बारी बारी से वो अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। करनाल में 20 वार्ड हैं और एक मेयर पद का चुनाव है, और आपको बता दें कि 2 पार्षद पहले निर्विरोध चुन लिए गए हैं और सभी जो तमाम पार्षद हैं उनके जो तमाम साथी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि उनकी जीत होगी, लेकिन नतीजे क्या आएंगे वो वक्त बताएंगे। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवार था या फिर किसी पार्टी से संबंध रखता था वो यहाँ पर पहुंचा है, गले मिल रहा है, चेहरे पर मुस्कान है। और आज उनके बोर्ड के जो नतीजे हैं, यानी कि उन्होंने जो एग्जाम दिया, पढ़ाई की और उसके बाद जो उन्होंने इस तरीके से अपना चुनावी सफर तय किया, इस चुनाव में वो गए और जो नतीजे आएंगे वो आज पता चल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार रहता था, इन तमाम उम्मीदवारों को इस चुनाव के नतीजों का इंतजार है। और तस्वीरें हम आपको करनाल के सेक्टर 14 पंडित चिरंजी लाल राजकीय महाविद्यालय से दिखा रहे हैं। क्या नतीजे रहेंगे थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू होगी और 1-1.5 घंटे तक तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। इस बीच सोनीपत में क्या हालात हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, स्ट्रांग रूम्स के बाहर कैसी सरगर्मियां हैं, इसका जायजा लिया मेरे साथी नितिन आंतिल ने। उनकी भी रिपोर्ट देखी। आखिरकार हरियाणा में छोटी सरकार का वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियों को था। छोटी सरकार के चुनाव 10 जगह है, लेकिन सोनीपत में भी मेयर उपचुनाव हो रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी गोहाना के मोहाना में स्थित बिट्स कॉलेज के सामने के, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की पुख्ता इंतजामात हैं। और इसी के अलावा जो बात कर ली जाए नगर निगम मेयर उपचुनाव की, तो अब की बार कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो वोटिंग परसेंट था वो 30% भी नहीं हुआ, जिसका खामियाजा मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी वोट प्रतिशत कम हुआ है तो आज तक के इतिहास में ये रहा है कि मौजूदा सरकार उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सोनीपत की बात कर ली जाए, लगभग 3 लाख वोटर थे, लेकिन 80,000 से ज्यादा ही वोटिंग पोल हुई, जिनमें से जो भैयापुर गांव है उसको शामिल किया गया था, लेकिन उनकी वोटों की काउंटिंग नहीं होगी। कोर्ट में मामला है तो एक रोक तो वो जो 12 से ज्यादा वोट पोल हुई थी वो काउंटिंग नहीं होगी। दूसरा नुकसान ये उठाना पड़ सकता है कि जो वोट परसेंट था वो महज 84,000 ही वोट पोल हुई थी, 3 लाख के करीब वोटर थे। लेकिन अब 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार सोनीपत में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में आमने सामने की टक्कर थी कि अब की बार छोटी सरकार यानी कि मेयर कौन बनेगा। हालांकि दावे बीजेपी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन 8 बजे के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी और उसके करीब 1 घंटे बाद
ये रुझान आ जाएंगे कि अब की बार सोनीपत से नया मेयर कौन बनेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। तो आखिरकार नतीजों का दिन है आज। सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर लगी हुई होंगी। वोटों की गिनती का सिलसिला जल्द शुरू होगा और इसमें जितने भी अपडेट जिस किसी निकाय से हमारे पास आएंगे, हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले उन्हें पहुंचाते रहेंगे। इतना ही नहीं, आज दिन भर हम अपने खास मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर, चुनाव के नतीजों को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और लगातार चर्चाओं में बने रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है राजबीर रोहिला साहब बीजेपी से। आपका बहुत स्वागत है रोहिला साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। आपको भी नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजबीर जी, अब बस चंद मिनट का इंतजार है, वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो ही जाएगा। सीधे तौर पर ज्यादातर निकायों में इस बार बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था। ये चुनाव प्रचार, निकाय चुनाव में ये चुनावी माहौल कैसा था? आपको क्या लगा प्रचार के दौरान? इस तरह की राजनीतिक सरगर्मियों से क्या अंदाजा लगाते हैं आप निकाय चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये पूरे हरियाणा में दिखा है। जब भी कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये जो चुनाव नगर निकाय के, ये चुनाव में भी लगातार यही भूमिका देखने को मिली होगी पूरे हरियाणा। हमने हमारे जो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई, हमारे प्रभारियों की लिस्ट आई, तो ये सब देखता है। और जो हमारे कार्यकर्ता में जहां ड्यूटी लगी, उन्होंने अपना बखूबी काम किया। वो हमारे नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल जी, सुभाष लाल जी, बहुत सभी नेताओं का जो अपना अपना काम बखूबी किया, और उस चीज का जो रिजल्ट है वो आज देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे विपक्ष कहता था हम तो छोटे चुनाव में प्रचार नहीं करते। राजबीर जी, रोके आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए। एक बड़ा अपडेट है मेरे पास, बड़ी खबर है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और वो ये कि वोटों की गिनती के दिन आज इस बीच कई बड़ी जानकारी। वोटों की गिनती का सिलसिला बस शुरू होने जा रहा है और जैसे ही गिनती शुरू होगी, सबसे पहले जहां मेयर पद की जंग लड़ी गई है वहां से नतीजे या रुझान आना शुरू होंगे। वो भी एक एक पल के अपडेट हम अपने दर्शकों तक देते रहेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मतगणना शुरू हो गई है। स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है और वोटिंग का काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। 8 नगर निगमों, 21 नगर पालिकाओं में आज नतीजे आएंगे, नगर परिषदों में भी आज नतीजे आएंगे। तो हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। राजबीर रोहिला साहब, वोटिंग जो हुई थी 2 और 9 मार्च को, अब उसका नतीजों का दिन है, तो आप अपनी बात पूरी करें। आपने ये देखा कि विपक्ष के जो नेता, बड़े बड़े नेता, जो प्रमुख नेता बोलते हुए आपको, जिनको जनता ने 2014 से लगातार आईना दिखा रही है, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई हम छोटे चुनाव में नहीं जाते, और वो लोग कहीं लिस्टें भी नहीं, उनकी जो वो सारी लिस्टें रह गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन काम किया, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम। हमारे हर कार्यकर्ता ने मुस्तैदी से काम किया। और आप ये देखिए, हमारे विधायकों ने काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी पुराना एक छोटी सी एक बड़ी नगर पालिका वहां तक पहुंचे, तो एक दायित्व समझकर भाई जनता तक हम अपनी बात पहुंचाई। एक चुनाव एक बड़ा माध्यम होता है। हमने तो 10 साल काम किया, हम जो नगर निकाय में हमने काम किया, नगर निकाय में करने पड़ी। की सरकार का जो हमने नैरेटिव बनाया जनता को, आप लोग हमें वोट दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर विपक्ष का कोई एमपी बन सकता है या कोई चेयरमैन बन जाता है, वो बोलता है कि चलती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम करता है। लेकिन हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक और जागरूक जनता ने 2 तारीख को वोट किया था, उसका नतीजा आज आप देखने को मिलेगा। मुझे लगता है मोस्टली तस्वीर साफ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे विश्वास है, हमारी पार्टी को विश्वास है, आपको करेगी। तो आपको तो पूरा भरोसा नजर आ रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है रोहिला साहब की निकाय चुनाव की जंग भी आप ही जीतने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें बोलते हैं। अब आप विपक्ष को देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो विधानसभा में जो बड़ा लगा,
तो पहले भी हम 70 सीट लेके कैबिनेट मंत्री के बांट किए थे। वो जनता से तो कटा रहना है, वो भी आएगा। जो इन्होंने टिकटें बांटी है, वो लोग अपने अकेले पड़ गए थे बिल्कुल। उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, जनता को इनका पता था, असलियत भी पता था इनका, और भाई ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, और ये लोग सिर्फ गपबाजी मारते हैं। तो उसी का एक नतीजा था कि जनता ने उनके प्रति जो उदासीनता दिखाई है 2014 में भी, 19 में भी और 24 में भी, और अभी जो निकाय चुनाव उनमें भी जनता ने उनसे मुंह मोड़ रखा है बिल्कुल। आप क्योंकि जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए स्टेबिलिटी, जनता को चाहिए शांति, तो वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिनको जिम्मेवारी मिली हुई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक नहीं, या हमारे और जो जनप्रतिनिधि है, वो बखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, हमारे लिए कोई सत्ता शूद्र का एक वो विषय नहीं है जो ये लोग कहते थे हम शूद्र लेके आएंगे, राज बनाएंगे। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है कि आप हमारी सेवा करें, हमारे लिए राहत का काम करें। और ये चीजें आपको जो आने वाला बजट है 17 तारीख को, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। रोहिला साहब, तमाम अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस पर जो भी बड़ी खबर हमें मिलेगी, आपका भरोसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या वाकई आपको इस चुनाव में कोई मुकाबला नजर नहीं आया, कोई कंपटीशन नजर नहीं आया? क्योंकि आखिरकार सभी राजनीतिक विश्लेषक जो है उन्होंने कहा कि कई निगमों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। हालांकि आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनालो ये एक्टिव नहीं रहे इस चुनाव में। मैं बताता हूँ आपको, इनालो वाले जो टीवी डिबेट्स में आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने अपना नाम के कोई प्रचारक बात नजर आया ना, उन्होंने कोई टिकटें बंदी। अच्छा, जसपा की एक टिकट दिखी थी मुझे गुरुग्राम में, कोई एमसी का चुनाव लड़ रहा है, वो भी बड़े दम पे लड़ रहा है मेरे ख्याल में, एमसी का चुनाव था उसका। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, फूट है, वो लगातार आपको सामने आती रही है। और जो क्योंकि कोई भी संगठन के बजाय नहीं चलता जिसमें आप जिम्मेवारियां तय नहीं करते। यहाँ तो इनकी जिम्मेवारियां है नहीं इनके पास, तो कांग्रेस के पास तो ना ये 13 साल से संगठन बना पाए हैं, ना कोई जिला अध्यक्ष से निकाल लेते, एक आधी लिस्ट निकालते, कभी बावरिया रोक देते थे, कभी उधर भाग रोक देते थे। तो ये जो मैनेजमेंट होता है किसी भी संगठन को चलाने के लिए वो बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने जिस मीडिया संस्थान में काम करते हैं, आपने एक पैटर्न बना रखा होगा, भाई सभी की जिम्मेवारियां तय कर रखी है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। और वो चीजें सामने नजर भी आई है, क्योंकि शैलजा जी ने अलग बयान दिए हैं, उदय भान अलग बयान दे रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग बयान दे रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला के बारे में तो ट्वीट मास्टर का वो मशहूर हो गया, तो आते एक बार है और ट्वीट करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, जो भूपेंद्र सिंह जी उठा है, उन्होंने ये बोला मैं छोटे चुनाव में जाते हैं, तो ये उनका जनता से जो कटाव है वो कहता है कि भाई ये लोग किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को बड़े झूठे सपने दिखाए थे और जनता ने इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 10 साल में किया, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नायब शरण जी के नेतृत्व में, वो हमने हर जन तक अपना जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचे भी है। चाहे वो किसानों की बात ले लो, चाहे वो नौजवानों की बात ले लो, चाहे युवाओं की, चाहे महिलाओं की। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया किसी ने नहीं किया। लखपति दीदी का हमने काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को हमने मजबूत किया, ड्रोन दिए हैं ट्रेन करके, जिसे लखपति दीदी का हमने नाम दिया है, और 13,500 करोड़ का हमने मुआवजा दिया है किसानों को, 1,76,000 हमने पक्की नौकरियां दी है। तो लेकिन रोहिला साहब, कई निकायों में कांग्रेस नेता खूब एक्टिव नजर आए। फरीदाबाद पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा भी, और कई और नेता वहां पहुंचे थे प्रचार करने के लिए निकाय चुनाव में। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रचार में भी नहीं उतरी है कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है? मैं कहाँ उतरी है? खाली दीपेंद्र हुड्डा ने रोड शो किया था वहाँ फरीदाबाद में, एक रोड शो किया था उन्होंने ये रोहतक में, और एक बार अम्बाला में नॉमिनेशन में गए थे। मैं बताता हूँ आपको, ये अब जो इनके सुप्रीम लीडर है जिन्होंने कांग्रेस को हाईजैक रखे आज भी, जो 4 महीने से 5 महीने से एमओपी नहीं बनने दे रहे, आप वो देखो, उनका बयान देखो ना एक बार, उनकी जो उदासीनता है। उन्होंने कहा कि छोटे चुनाव में हम डरते नहीं। तो ये आप एक बात बताइए, सबसे अगर किसी को चुनाव लड़ना तो मेंबर ऑफ पंचायत करके देख लो, पता लग जाएगा उसको, क्योंकि सबसे टफ चुनाव होते ही है। इसमें मैन टू मैन मार्किंग होती है बिल्कुल। इसमें तो कैंडिडेट उसकी क्रेडिबिलिटी का पता लगता है, उसको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग उसको पसंद करते हैं। पार्टियों को अपना एक रोल रहता है, लेकिन जो कैंडिडेट उनका भी अपना एक रोल रहता है। तो जो पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, तो कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं करती। तो आप किसी से मुकाबला मानते ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
किसी से कोई मुकाबला नहीं हरियाणा की जो जनता जो शहरी निकाय चुनाव में जिन्होंने भाग लिया वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़कर ट्रिपल इंजन की सरकार का एक जो हमने बताया जनता को उसमें अपनी भागीदारी दी उन्होंने। और आप ये जो बात 1-2 घंटे बाद आपको हर नगर निकाय चुनाव में एमपी में आपको नजर आएगा आपको। जी ठीक है रोहिला साहब, हम आपस में बातचीत करते रहेंगे, आपका रुख भी करते रहेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम भी मौजूद है, हमारे सीनियर साथी भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए इस वक्त, हम एक एक करके उनसे भी बात करेंगे। रोहतक से देवेंद्र दांगी साहब मेरे साथ बने हुए और गुरुग्राम से करण मेरे साथ बने हुए। रोहतक ब्यूरो का रुख करेंगे। दांगी जी, किस तरह का माहौल है अभी स्ट्रांग रूम के बाहर? सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, इस पर हमने चर्चा भी की आपसे पहले। अब वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो गया है, तो कैसा माहौल है रोहतक में अभी? किस तरह की तस्वीरें हैं, बताइए जरा। मुमताज सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जरा। ये काउंटिंग सेंटर है, इसके जस्ट बाहर हम लोग मौजूद हैं और काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू की गई है। पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे सबसे पहले किसके हिस्से में क्या आता है, उसके बाद जो है ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू होगा। ये मुख्य दरवाजा है जो सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर अंदर ये जो है काउंटिंग सेंटर बनाया गया। यहाँ पर काफी संख्या में आपको पुलिस कर्मचारी भी नजर आ रहे होंगे। बाकायदा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इससे आगे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। नहीं वहाँ पर सर जी, इससे मीडिया सेंटर में मीडिया सेंटर ये हालत है। यहाँ से आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि ईसीआई के नियम जो मुमताज वो कहते हैं उनमें क्लियर है कि हम वहां तक जा सकते हैं, लेकिन शायद इन अधिकारी को भी मेरे ख्याल से या तो ऊपर से मैसेज नहीं है, रिटर्न में इनके पास कुछ होता नहीं। ये दिक्कत सुबह से मीडिया कर्मियों को फेस करनी पड़ रही है। मेन जहां पर बाहर बैरिकेडिंग की गई वहां भी यही हालात थे कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आगे आपको परमिशन नहीं है। रिटर्न में अगर कुछ मांगते हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं है कि रिटर्न आदेश उनके पास कुछ है या नहीं। यहाँ से आगे कोई रिटर्न आदेश अगर आपके पास है तो मुझे आरो मैडम से बात करा दो, हम जान दो, कोई दिक्कत को नाम दो। जिलाधिकारी जो जिलाधीश हैं उनसे बड़े तो ऑर्डर हो जाने हो बता परमिशन हो डीपीआरओ से या कोई ऑर्डर हो बता दिखा दो हमारे को। हमने आपसे बहस थोड़ी करनी है, हमने काम तो यहाँ से कानून व्यवस्था रोटी बढ़ानी है, हमने बहस नहीं करनी। कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं, कोई बात को नहीं। मैं कभी कहता हूँ आप कानून व्यवस्था जो नियम है सबके लिए बराबर है। ऐसा है जगबीर जी, नियम आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, लेकिन मुझे आप मेरे अधिकार है यहाँ तक आप अपने यहाँ तक आ लिए ना, आप जाइए प्लीज जाइए। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मत कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ये ड्यूटी कर अपनी। मैं रिपोर्टिंग से मत रोकिए ना, रिपोर्टिंग कब रोके हमें? तो क्या करें, आप इससे आगे परमिट नहीं करें, क्यों परमिट नहीं करें? आप मुझे रिटर्न में दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए रिटर्न में, आपके पास परमिशन मेरे पास तो है ना। हाँ दिखाइए, जाइए। आप मुझे रोकने के आदेश दिखाइए ना। आपके एसपी साहब जब कहते हैं परमिट करते हैं, आप उनसे बड़े हो गए हैं क्या? तो ये हालत है मुमताज। पुलिस कप्तान पुलिस कप्तान के नाम का हवाला दिया जाता है, लेकिन लिखित आदेश किसी के पास नहीं। ये हालत है, इससे आगे नहीं जाने दिया जाता। जबकि पहले भी चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, हम वहां तक रिपोर्टिंग करते रहे हैं जहां पर काउंटिंग सेंटर होता है। ये पहली दफा ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस अधिकारियों के पास लिखित में कुछ है नहीं और इससे आगे हमें ये जाने नहीं दे रहे हैं। जी समझ सकते हैं कि ये हालत है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट जो है वो खुल गए हैं, उनकी काउंटिंग फिलहाल चल रही है। इसके बाद जो है वो ईवीएम की काउंटिंग जो है मुमताज शुरू होगी और उसके बाद देखने को मिलेगा कि किसके हिस्से में क्या आता है, क्योंकि कल होली है और अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके हिस्से में हार आएगी, किसके हिस्से में होली जो है वो रंगदार रहेगी, किसके थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा, किसके हिस्से में क्या आता है वो कल देखने वाली बात होगी मुमताज। फिलहाल की तस्वीरें ये हैं कि ये सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसका मुख्य दरवाजा है, यहाँ पर रोक दिया जा रहा है, इससे आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सिर्फ हमें दिक्कत नहीं है मीडिया कर्मियों को, ये सेम दिक्कत जो एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट है, उनको भी यही दिक्कत आई है। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, या तो कोई कम्युनिकेशन एरर है मेरे ख्याल से इन लोगों के पास, शायद या तो मैसेज क्लियर नहीं है, लेकिन दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है। ये सभी मीडिया कर्मी साथी यहाँ पर खड़े हैं, दिखाई जा तस्वीरों में, बाकी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों को भी खासी दिक्कत यहाँ पर पेश आ रही है। आपको किस तरह की दिक्कतें संजय पेश आई? और देखिए, पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है, आम लोगों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। जो चुनिंदा लोग हैं, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, हमने आइडेंटिटी कार्ड दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है ऐसी मनमानी कर रही है कि कभी इधर से घुमा रहे हैं, कभी उधर से घुमा रहे हैं, कहीं नहीं घुसने दिया जा रहा। रिपोर्टिंग कैसे करें, कैसे जनता को दिखाएं कि
कि निष्पक्ष जो है मतगणना हो रही है। ये जो है पुलिस अब अपनी नाकामियां छिपा रही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पत्रकार का एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपना धर्म निभाए, वो जनता को दिखाए कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हम सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब जो है अब टाइम देखिए 8:15 बजे के करीबन हो गया है, अभी तक हम मतगणना सेंटर पर नहीं पहुंचे। ये हालत है मीडिया कर्मियों की। यहाँ पर कुछ और मीडिया कर्मी भी मुमताज मौजूद हैं, मैं सीधे उन्हीं से रूबरू करवाऊंगा। आपको किस तरह की दिक्कतें यहाँ पेश आई? देखिए, सुबह 7:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे और उसके बाद में कभी पुलिस ने बैरिकेड के पास रोक दिया कि व्हीकल आगे अलाउड नहीं है। उसके बाद में आई कार्ड दिखाने के बावजूद दूसरा एक सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन बैरियर अब की बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहा वो ये कि आई कार्ड इन्होंने इशू नहीं किए। अदरवाइज क्या होता है कि हर बार ये लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चंडीगढ़ से आते हैं या फिर डीपीआरओ के थ्रू जो आई कार्ड बनते हैं वो इन्होंने इशू नहीं किए। डीसी भी अपने तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। डीपीआरओ उनको मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं। डीपीआरओ ने मुझे खुद मॉर्निंग में दिखाए थे कि उन्होंने आई कार्ड इशू करने को लेकर व्हाट्सएप किया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है। आरओ के थ्रू कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये हालत मुमताज यहाँ की है काउंटिंग सेंटर के बाहर कि कोई जवाब देने वाला कोई अधिकारी नहीं है और ये मीडिया कर्मी तमाम यहाँ पर खड़े, इन लोगों को भी दिक्कत आ रही है। इससे आगे हमें जाने की परमिशन पुलिस अधिकारी नहीं दे रहे हैं, लिखित में कोई कुछ दिखा नहीं रहा है। ऐसे में खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जहां तक काउंटिंग की बात मुमताज तो बता दूं 22 वार्ड हैं रोहतक नगर निगम में टोटल जी। उन सभी की काउंटिंग बाद में होगी। पहले जो दागी साहब रोक रहे हैं आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए। बड़ी खबर है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ा अपडेट है, करनाल से उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता ने माथा टेका है, दुआ मांगी। बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार है रेणु बाला गुप्ता करनाल नगर निगम से, और बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी माथा टेका और प्रार्थना की। नगर खेड़े और प्राचीन मनसा देवी मंदिर में उन्होंने माथा टेका और दुआ की, जीत के लिए प्रार्थना की। बीजेपी उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता ने माथा टेका, अपनी जीत के लिए दुआ मांगी। उनके साथ बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे। बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार है रेणु बाला गुप्ता करनाल से। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए। करनाल से बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता तस्वीरों में नजर आ रही है। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद भी उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें। जीत के लिए प्रार्थना की है, दुआ की है, और ये तस्वीरें सामने आई। माथा टेका रेणु बाला गुप्ता ने और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा अपने आराध्य से। दागी साहब आएंगे आपके पास। फिलहाल हम रुख करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो करण मेरे साथ बने हुए हैं। करण, अभी देवेंद्र दागी जी के साथ हम जुड़े, काफी जूझते हुए वो नजर आए वहां पुलिस अधिकारियों के साथ, क्योंकि रिटन में उनके कहने के बावजूद उधर से कोई आदेश ऐसा दिखाई नहीं जा रहा कि यहां से आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। आप सबकी चुनौतियां हम समझ सकते हैं करण, कितने मुश्किल हालात में ग्राउंड जीरो जिसे हम कहते हैं वहां पहुंचते हैं, वहां से रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक भेजते हैं। आप बताइए गुरुग्राम में किस तरह की तस्वीरें करण, क्या है सिक्योरिटी की व्यवस्था, क्या यहाँ मीडिया को स्ट्रांग रूम्स के नजदीक जाने दिया जा रहा है? बिल्कुल मुमताज, देखिए स्ट्रांग रूम से पहले ईवीएम को निकाला गया और उसको डी सील किया गया। फिलहाल मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करता हूं। सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। मानेसर में मौजूद हूं मुमताज, मैं मानेसर के कम्युनिटी सेंटर में जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है वहां पर मौजूद हूं और सुरक्षा के चाक चौबंद जो इंतजाम है वो किए गए हैं। जो लोग हैं जिनके पास आईडी कार्ड है सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति है, बाकी लोगों को बाहर ही रोका गया है। और साफ तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि ना तो आप कोई प्रतिबंधित वस्तु अंदर लेके जा सकते हैं, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो चैन हो, चाहे वो पेन हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रतिबंधित है उसको अंदर ले जाना, वो वस्तु आप अंदर नहीं लेके जा सकते। और उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है जिनके पास जिला प्रशासन का, चुनाव आयोग का आईडी कार्ड मौजूद है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये दिन निकल रहा है, अब ईवीएम्स जो है उसकी काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जा रही है और ईवीएम्स की काउंटिंग जैसे ही शुरू होगी उसके बाद जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे मुमताज। क्योंकि मानेसर की बात करें, हॉट सीट बनी हुई थी गुरुग्राम जिले की मानेसर, और लंबा इंतजार मानेसर वासियों ने किया, क्योंकि 4 साल निगम के गठन को हो गए और 4 साल बाद ये नगर निगम का चुनाव हुआ। 20 वार्ड हैं और 20 वार्ड के साथ मेयर का
डायरेक्ट चुनाव यहाँ पर हुआ है। गुरुग्राम की मैं बात करूं अगर मुमताज, तो गुरुग्राम भी हॉट सीट बनी हुई थी। गुरुग्राम में 36 वार्ड हैं और मेयर का डायरेक्ट चुनाव है, क्योंकि गुरुग्राम जिले में 5 निकाय चुनाव की गिनती जो है वो आज की जा रही है। चाहे वो गुरुग्राम की बात करें, मानेसर की बात करें, सोना में उपचुनाव है, पटौदी जटौली मंडी जो है वहां पर नगर परिषद का चुनाव है, वहीं फारूखनगर में भी नगर परिषद का चुनाव है, वहां भी चेयरमैन और पार्षद चुने जाने हैं। तो आज जो इंतजार किया जा रहा था लंबे अरसे से, उसका आज समापन होगा और कुछ ही देर में जैसे रुझान आएंगे और 12 बजे के लगभग मुमताज माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार छोटी सरकार हरियाणा में किसकी बनेगी। गुरुग्राम की बात करें, मानेसर की बात करें, जो लगातार हॉट सीट बनी हुई थी, यहां से कौन सा प्रत्याशी विजय हासिल करता है। मानेसर की अगर साफ तौर पर बात करें तो टक्कर जो है वो कड़ी यहां पर देखने में शुरुआती दौर से मिल रही थी। एक और बीजेपी का प्रत्याशी, दूसरी ओर कांग्रेस का प्रत्याशी, तो 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। और अब जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी वैसे वैसे जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग की जा रही है और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके सामने ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर डीसील किया गया है और साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है वो इस मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हर मतदान केंद्र पर, हर जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर की गई है। पुलिस का कड़ा पहरा है। जो ईवीएम पे स्ट्रॉन्ग रूम था मुमताज, वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा थी, तो वहीं मतगणना केंद्र पर भी अलग अलग लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जिसका इंतजार किया जा रहा था 12 तारीख, वो अब आ गई है और अब धीरे धीरे रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। मुमताज जी ठीक है, करण आप भी बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम और मानेसर दोनों के अपडेट आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों को। हम रोहतक से दांगी साहब मेरे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल राजवीर रोहिला साहब का रुख कर रहे हैं हम यहाँ। जी जी दांगी साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं। अभी डीपीआरओ साहब जो है मुमताज वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं जस्ट, और ये दिक्कत जो है हमने एडिशनल एसपी भी यहाँ से होके गए उनको भी बताई थी। डीपीआरओ साहब ये स्थिति क्यों है, कहाँ आकर दिक्कत पैदा हो जाती है? ये दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए कार्ड लेके आए हैं, तो ईसीआई की प्रॉपर गाइडलाइन है, उसके अनुरूप आपको कार्ड भी दिए जाएंगे। अंदर काउंटिंग के हैं उनके शॉर्ट्स भी करवाए जाएंगे। ईसीआई की गाइडलाइन आरओ मैडम ने बताया। ईसीआई की गाइडलाइन क्या ये कहते हैं कि काउंटिंग शुरू होने के बाद आप आई कार्ड इशू करेंगे मीडिया कर्मी? हम लोग एक तरफ हो जाते हैं, फिर आप ही संभाल लीजिए सर। नहीं, आप और हम साथ में हैं, प्रॉपर आपकी जो है कवरेज करवाएंगे साथ में। डीपीआरओ साहब ये आई कार्ड जब आप इशू करेंगे पहले क्यों नहीं किए गए? ये आरओ मैडम ने दिए हैं, अभी दिए हैं, उनके पास में थे, उन्होंने हमें दिए हैं, अभी लेकर आपको दिया है। डीपीआरओ साहब सारे मीडिया कर्मी सुबह से बाहर खड़े हैं, काउंटिंग जो है आधा घंटे से ज्यादा हो गया शुरू हुए। मैं भी आपके साथ में ही आया हूँ, मैं भी आपके साथ में ही था, आपके साथ में यहाँ तक आया हूँ, आपके साथ में अंदर गया हूँ, आपके लिए ही सारी व्यवस्था नहीं, हमारे लिए व्यवस्था होती तो पहले करके रखते ना। ये स्थिति नहीं होती, यहाँ धक्के नहीं लगते मीडिया कर्मी? धक्के नहीं है, धक्के वाली कोई बात ये धक्के नहीं तो क्या है? ये पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है सिक्योरिटी को आप लोगों की कोई लाइबिलिटी है या नहीं? डीआईपीआर किस लिए है? नहीं, आपके लिए है, तो हम आपके लिए ही कार्ड लेके आए हैं। काउंटिंग की व्यवस्था आरओ मैडम कर रही थी, उन्होंने अभी कार्ड दिए हैं, वो आपको अभी दे देंगे। तो ये डीआईपीआर हैं सुरेंद्र सिंह जी, ये क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना। मुमताज फिलहाल बता दूं कि काउंटिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, बाकायदा माइक से जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन इससे आगे जाने की परमिशन फिलहाल तक नहीं है। हमने ये बात हालांकि एडिशनल एसपी को भी बता दी और डीपीआरओ को भी दर्शकों ने सुना होगा कि डीपीआरओ अब कहते हैं कि आई कार्ड हम लोग मीडिया को इशू कर रहे हैं। आप लोग अब तक सबसे बड़ा सवाल है कि नींद में क्यों थे? कुंभकर्ण की नींद क्यों सो गया था डीपीआरओ? क्या पहले ये काम नहीं होने चाहिए थे जो अब हो रहे हैं? आरओ से पहले कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए इन लोगों को? सारे मीडिया कर्मी यहाँ लाइन बना के खड़े हैं, इन लोगों को सुबह से दिक्कत आ रही रिपोर्टिंग में, तो डीआईपीआर क्या कर रहा था सुबह से? बड़ा सवाल है। काउंटिंग की अगर बात करें तो मुमताज ये फर्स्ट राउंड की अनाउंसमेंट हो रही है, तरफ देखेंगे जाली के ऊपर। काउंटिंग स्टाफ कृपया ध्यान दें, ये अनाउंसमेंट की जा रही है। फर्स्ट राउंड जो है वो मुमताज चल रहा है और जो पोस्टल बैलेट है सबसे पहले उनकी काउंटिंग, उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू हो गई है। ये अनाउंस किया जा रहा है कि पहला राउंड जो है वो मशीनें मंगवाई जा रही है।
कुल 13 राउंड जो है मुमताज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 13 राउंड में तकरीबन मामला साफ हो जाएगा और 3-4 शुरुआत के राउंड होंगे, उसके बाद तस्वीर भी साफ होनी शुरू हो जाएगी। किसकी किस्मत में मतदाताओं ने क्या लिखा है, किसको मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, किसको नकार दिया है, ये तस्वीर धीरे धीरे अगले 1 से 1.5 घंटे में साफ होनी शुरू हो जाएगी। 2 से 3 राउंड की काउंटिंग जैसे ही होगी उसके बाद धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मेयर के तौर पर अगर देखें तो 2 मुख्य मुकाबला जो है 2 मुख्य राजनीतिक दलों में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों में ही मुख्य मुकाबला है। हालांकि 5 कैंडिडेट जो है वो उतारे गए, आम आदमी पार्टी का भी है, इंडियन नेशनल लोकदल का भी है, एक निर्दलीय भी है। और यहाँ पर देखिए ये डिप्टी कमिश्नर बाकायदा यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रोहतक के यहाँ पर पहुंचे हैं व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। ये सीधी तस्वीरें दर्शक जो है देख पा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अंदर गए हैं व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। मैं बात कर रहा था काउंटिंग की मुमताज, तो कुल 22 पार्षदों के जो है यहाँ पर चुनाव है। उसके अलावा मेयर में जो मेयर पद के लिए सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। देखने वाली बात होगी किसकी हिस्से क्या आता है। कुछ देर बाद तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। कुल 13 जो है वो राउंड रखे गए हैं मेयर की काउंटिंग के लिए। जी दांगी साहब, अभी एक जागरूक पत्रकार की तरह आपने ये भी जानने की कोशिश की डीपीआरओ से कि आखिरकार ये आई कार्ड जो आप अब दे रहे हैं ये पहले क्यों नहीं इश्यू किए गए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, कोई आर्गुमेंट भी नहीं होती। और मुझे लगता है आपकी इस बातचीत के बाद अब शायद आप जितने भी पत्रकार वहां मौजूद हैं, जितने भी जर्नलिस्ट वहां मौजूद हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, अब कम से कम आसानी रहेगी आप लोगों को रिजल्ट के अपडेट देने में। जी बिल्कुल, देखिए देर से ही सही कहते हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए। DIPR अगर आप जाग रहे हैं तो अब भी ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था जो है ये कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करती है कि जब जब इस तरह का कोई ओकेजन होता है, कोई आयोजन होता है, तो उस वक्त ये कम्युनिकेशन एरर क्यों रह जाता है। ये व्यवस्थाएं जो DIPR अब कर रहे हैं, आई कार्ड इशू कर रहे हैं या RO का जिक्र कर लीजिए, तो ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जा सकती। सारे लोग, मैं एक बार दोबारा तस्वीरें जरा नवीन कुमार दिखाइए, सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर लाइन बना के सुबह से खड़े, सारे सारे परेशान है। सबको अपनी चैनल को, अपने अपने संस्थान को बताना होता है कि क्या अपडेट चल रहा है, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचानी होती है कि क्या अपडेट चल रहा है। इलेक्शन का जो आज काउंटिंग डे है, सबको जिज्ञासा होती है। ऐसे में दिक्कत, भारी दिक्कत जो है वो कहीं न कहीं पेश आती है। मुमताज जी आएंगे दांगी साहब आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए, क्या सरगर्मियां हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, काउंटिंग बूथ्स पर, ये भी बताएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल हम रुक करेंगे, हमारे साथ बने हुए राजबीर रोहिला साहब बीजेपी से। राजबीर जी, आपने देखा कि इस तरह के भी कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, कम से कम निकाय चुनाव में रोहतक के हवाले से तो हम ये बात कह सकते हैं। मुमताज जी, DPRO साहब ने आपको चिट्ठी क्लियर कर दी नहीं, ये काम पत्रकार जी हमें ये चीजें, ये जिम्मेदारियां पहले अदा करने की होती हैं, बाद में काउंटिंग शुरू होने के बाद आई कार्ड्स लेकर आए जर्नलिस्ट लोगों के लिए। और यहाँ की समस्या है, ये कोई बात नहीं, ये होता रहता है, आप कह रहे हैं, ठीक है ना। व्यवस्थाएं दुरुस्त करना भी तो प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। बिल्कुल दायित्व काम किया, DPRO साहब खुद आए हैं। नहीं, काफी देर नहीं हो गई, आपको नहीं लगता काफी देर हो गई? ये खामखा की बातचीत और आर्गुमेंट नहीं होता अगर चीजें वक्त पर हो जाती तो। हमारे जो पत्रकार, जो सम्मानित पत्रकार, इन्होंने बताया अभी बैलेट पेपर की जो की है अभी मशीनें मंगवाई है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा 10-20 मिनट की बात है। चलिए खैर, बाकी सभी जिम्मेदार लोगों की तरह हमारे पत्रकार साथी भी वक्त से पहले हर जगह पर पहुंचते हैं अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए। हमारे ब्यूरो दांगी साहब हैं ये, जो अभी DPRO से बात कर रहे थे, आएंगे आपके पास। इस बीच बड़ा अपडेट है हमारे पास, बड़ी जानकारी है, देखते हैं क्या बड़ी खबर है। करनाल नगर निगम के वार्ड के नतीजों का अपडेट देने जा रहे हैं आपको हम। वार्ड नंबर 8 से बीजेपी के संकल्प भंडारी की जीत हो गई है, ये पहली जीत की खबर आज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के संजीव मेहता भी जीत गए हैं। ये करनाल से दे रहे हैं आपको वार्डों के नतीजे। दोनों बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। दरअसल वोटों की गिनती की नौबत नहीं आई। करनाल नगर निगम के वार्ड के नतीजों का अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।
वार्ड नंबर 8 से बीजेपी के संकल्प भंडारी जीते हैं और वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के संजीव मेहता की भी जीत हुई है। ये दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। चलिए रोहिला साहब, ये पहली खुशखबरी आपके लिए सामने आ ही गई है। 2 निर्विरोध चुन लिए गए काउंसलर। करनाल से हम दे रहे थे ये अपडेट अपने दर्शकों को। मुबारक हो आप। संकल्प भंडारी हमारे पुराने साथी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, पंडित जी हमेशा जिक्र करते हैं मैं 1 लाख युवाओं को लेके आएंगे राजनीति, जिसका कोई राजनीति के क्षेत्र में कोई उनका बैकग्राउंड नहीं हो, वो देना जो हमारे चुनाव में नगर निकाय के चुनाव विधानसभा के तो उसमें एक क्या होती है भाई, कार्यकर्ता है चुनाव से जनता की से आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं संकल्प भंडारी जी ने उस संकल्प को पूरा किया है। तो चलिए, ये पहली खुशखबरी आपके लिए कम से कम सामने आई है। देखते हैं आगे नतीजों में क्या क्या और निकलकर सामने आता है। देवेंद्र दांगी जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं रोहतक से। आप पोलिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग सेंटर्स पर दांगी साहब सुरक्षा के तो इंतजाम बेहद कड़े हैं, इतने कड़े हैं कि फिर जहां तक जाने की इजाजत मीडिया को है वहां भी नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बेहतर अंदाज में आप लोग रिपोर्टिंग कर पाएंगे और आपके साथ साथ जितने भी संस्थानों से तमाम पत्रकार जर्नलिस्ट वहां मौजूद हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। अभी तो किसी किस्म का कोई अपडेट मिल रहा है आपको वहां से अभी दांगी साहब? देखिए, अपडेट फिलहाल तक कुछ नहीं है मुमताज। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जब पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाए, ईवीएम खुले, फर्स्ट राउंड निपट जाए, तो उसके बाद शायद कोई अपडेट आए। फिलहाल तक कोई अनाउंसमेंट जो है वो अपडेट की नहीं आई है और इसके अलावा फिलहाल तक हम लोगों के पास भी कोई चारा नहीं है अपडेट देने का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं न कहीं कम्युनिकेशन एरर की वजह से सारे मीडिया कर्मचारी यहीं पर खड़े हैं। तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहिए नवीन, ये सारे मीडिया कर्मचारी यहीं पर खड़े हैं। ये पहली दफा देखने को मिल रहा है कि इस तरह की ये बदहाल व्यवस्था कहूंगा मैं इसको, कि इन लोगों के पास कोई मैसेज ही नहीं है कि मीडिया को कहां तक अलाउ किया जाना चाहिए, कहां तक नहीं। कम से कम और कुछ नहीं, हमें पहले बता दीजिए आप कि आप इससे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। अभी डिप्टी कमिश्नर अंदर गए हैं, तो देखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे, उनसे जब वो बाहर आएंगे बात करने की। यहाँ कुछ पत्रकार साथी हैं, सीनियर पत्रकार साथी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे आगे नहीं जाने दिया जाए। रिपोर्टिंग में किस तरह की दिक्कतें दीपक आप लोगों को आ रही है? देवेंद्र, सबसे बड़ी बात यही है कि अब की बार चुनाव में ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्ड जारी किया गया, ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन मीडिया को बताई गई। और यही नहीं, ये काउंटिंग सेंटर की तो बात दूर है, जहां पे बैरिकेटिंग लगे हुए हैं वहां भी बड़ी जद्दोजहद करके इन काउंटिंग सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस वालों से तू मैं तक हो रही है। और स्थिति आप खुद देख सकते हैं, काउंटिंग सेंटर के हम बाहर खड़े हैं और हर जगह से जब भी चुनाव होता है हर जगह से मतगणना की शुरुआत के विजुअल या तो जिला प्रशासन उपलब्ध कराए या मीडिया कर्मियों को अंदर तक ले जा करके और मतगणना की जो शुरुआत होती है तो उसके विजुअल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन अब की बार तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा और कोई जवाब देने को तैयार इसके लिए क्या देखते हैं आप, रीजन क्या हो सकता है? कोई कम्युनिकेशन एरर अधिकारियों में या और कोई दिक्कत है? पता नहीं, इसमें कम्युनिकेशन एरर कहें या हो सकता है जिला प्रशासन मीडिया से कुछ खफा चल रहा हो और उनको लगता हो कि ये पता नहीं क्या दिखा देंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जिला प्रशासन की तरफ से है। पहले से ही ब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि मीडिया कहां तक अलाउड रहेगा, और अगर बता दिया जाता तो हम क्यों लोग परेशान होते, हम क्यों उन बैरिकेड्स पे जाकर पुलिस वालों से तू मैं करते, अंदर आने की कोशिश करते, और इस दौरान जो दिक्कतें होती हैं उनको अपनी ड्यूटी करनी है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, और इस दौरान दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ता है और उन कर्मचारियों को भी करना पड़ता है जिनको आला अधिकारियों की तरफ से आदेश दे दिए जाते हैं। अभी डीपीआरओ से मेरी बात हुई चंद मिनट पहले, तो कह रहे हैं डीपीआरओ साहब की अब हम आई कार्ड इशू कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर दे रहे हैं दांगी साहब, इस बीच आएंगे आपके पास। क्या बड़ा अपडेट है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, देखते हैं जरा। पानीपत के वार्ड 1 से बीजेपी ने जीत हासिल की। पानीपत से है ये बड़ी जानकारी। बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी जीत गई हैं वार्ड नंबर 1 से। ये पानीपत से था बड़ा अपडेट। वापस रुक करेंगे देवेंद्र दांगी जी का। जी दांगी साहब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। जी, मैं दीपक से बात कर रहा था। दीपक अपनी बात पूरी कीजिए।
मैं यही कह रहा हूं कि हमेशा चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा, चाहे विधानसभा चुनाव हो या इसके बाद लोकसभा चुनाव हो या और भी चुनाव हो, तो जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा कार्ड जारी किए जाते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कार्ड जारी किए जाते हैं और उस पर सारी गाइडलाइन लिखी होती है। और वो गाइडलाइन अब की बार आई कार्ड तो दूर की बात, गाइडलाइन मीडिया के सामने बात करके ये भी नहीं बताया गया कि आप लोगों की क्या, आप लोग कहां तक कवरेज के लिए जा सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को वहां तक ले जाया जाएगा या किसी की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। तो वो सारी चीजें, अब इसको हम कम्युनिकेशन गैप कहें या जानबूझकर, वो तो जिला प्रशासन ही जानता है। बिल्कुल सही बात है, ये कोई कम्युनिकेशन एरर भी हो सकता है, ये अधिकारियों की मीडिया कर्मियों से कोई हो सकता है, कोई नाराजगी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दीपक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह से काम करने में खासी दिक्कतें पेश आती है। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर तक पहुंचने में भी इन मीडिया कर्मियों को खासी जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुंचना पड़ा है, जो क्योंकि 3-4 जगह पर अलग अलग पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। मुमताज, जैसे ने रिपोर्टिंग, पता नहीं क्या दिक्कत है, अच्छी खासी दिक्कतें यहाँ पर फिलहाल पेश आ रही हैं। अपडेट्स जो है वो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद आनी शुरू हो जाए, तो हम जैसे ही जो अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अनाउंसमेंट जो है वो बार बार की जा रही है कि जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है। काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और 22 वार्डों के काउंटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट किए गए हैं, उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू होगी और फिलहाल मेयर पद के लिए जो है वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी गांधी साहब, आते रहेंगे हम आपके पास। फिलहाल हम बड़े अपडेट अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पानीपत वार्ड नंबर 1 का नतीजा भी हमने आपको बताया और इस बीच हमारे साथ राजेंद्र जादौन साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है जादौन साहब, और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। जादौन साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजेंद्र जादौन साहब बने हुए मेरे साथ। जादौन जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? वापस रुक करेंगे हम जादौन साहब का भी। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी देने हैं लगातार, और आपको बता दें कि कई वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। पानीपत और करनाल के रिजल्ट हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। करनाल के 2 वार्ड पे 2 बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पानीपत में वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई। इस बीच एक और ये बड़ा अपडेट है, पानीपत के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी की जीत हुई है पानीपत के वार्ड नंबर 1 से। अनीता परूथी बीजेपी की काउंसलर बन गई, यहां से मेंबर बन गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी ने ये चुनाव जीत लिया है। निकाय चुनाव के हवाले से ये बड़ा अपडेट है। पानीपत के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी की जीत हुई है और इस वक्त पानीपत का ही रुख करेंगे। मेरे साथी प्रदीप रेड्डू बने हुए लगातार। प्रदीप, पहला रिजल्ट सामने आया पानीपत से, वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की उम्मीदवार अनीता परूथी जीत गई हैं। इस हवाले से कितनी जानकारी है, कौन है अनीता परूथी, तमाम चीजें बताइए जरा प्रदीप। तो ये बड़ा अपडेट है, बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी जीत गई हैं पानीपत के वार्ड नंबर 1 से। बता दें आपको कि ये अपडेट है अभी तक के जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी ने जीत हासिल कर ली है वार्ड नंबर 1 से। तो ये वार्ड नंबर 1 की सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी उम्मीदवार अनीता परूथी यहां से जीत गई। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से आपको दे रहे हैं। पानीपत से एक और अपडेट, वार्ड नंबर 2 से भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। पानीपत के वार्ड नंबर 2 का भी नतीजा सामने आ गया है। बीजेपी की काजल शर्मा जीत गई है यहां से। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 दोनों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। अनीता परूथी और काजल शर्मा दोनों बीजेपी के उम्मीदवारों ने दोनों वार्ड से जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर पानीपत से इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी शुरुआत से ही मिलना शुरू हो गई। तो पानीपत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 दोनों से बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 से अनीता परूथी ने जीत हासिल की है और वार्ड नंबर 2 से काजल शर्मा जीत गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है पानीपत से। आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 से भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। काजल शर्मा
जीत गई हैं और पानीपत के वार्ड नंबर 1 से अनीता परूथी ने जीत हासिल की है। दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी की हैं। बीजेपी के सिंबल पर दोनों ने चुनाव लड़ा और दोनों ने जीत हासिल कर ली है। पानीपत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से ये रिजल्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये पानीपत से। दिन की शुरुआत बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आई। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। पानीपत से देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें आपको कि हर लम्हे के अपडेट पहुंचाने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तमाम जानकारी और तमाम अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। पानीपत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर है पानीपत से आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव हुआ था और यहां पर भी मतगणना जारी है, लेकिन गांव बैयरपुर में मतगणना केंद्रों की ईवीएम सील की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम मशीनों को सील किया गया है। सोनीपत के गांव बैयरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके बाद अदालत के आदेश के बाद बैयरपुर गांव की ईवीएम मशीनों को सील किया गया है। सोनीपत में मेयर उपचुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है। सोनीपत के गांव बैयरपुर को नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन इस गांव में पड़े वोटों को काउंट नहीं किया जा रहा है। इस गांव की ईवीएम को सील करने का आदेश दिया गया अदालत की तरफ से। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ है और उसके लिए भी मतगणना का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि गांव बैयरपुर में पड़े वोटों की ईवीएम मशीनों को सील करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। और रुक करेंगे अपनी खास चर्चाओं का। मेरे साथ राजेंद्र जादव साहब भी जुड़ चुके हैं। जादव साहब, क्या अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। जी, ये अपडेट आप भी देख रहे हैं लगातार। हमारे साथ रोहिला साहब भी बने हुए हैं बीजेपी से और एक एक वार्ड के नतीजे में अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो खुशखबरी सामने आई है वो बीजेपी के हवाले से ही सामने आई है। दिन की शुरुआत बीजेपी के लिए अच्छी रही है। जादव साहब, क्या कहते हैं आप? क्या निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला नजर आया आपको निगमों में बीजेपी और कांग्रेस का? क्योंकि नालो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी तो ना के बराबर ही नजर आई। हाँ, देखिए, ऐसा है कि क्षेत्रीय दलों का तो कोई इसमें निकाय चुनाव में ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता। और वो जिस तरह के हैं, जैसे इंडियन नेशनल लोक दल है तो वो ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है, खासतौर से ग्रामीण धरातल है उसका। और शहरी क्षेत्रों में तो उनका प्रभाव बहुत ही जो है निग्लिजिबल ही है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह के अपनी ताकत तो झोंकी विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन वो उस तरह का जो है अपना जनाधार तैयार नहीं कर पा रही। अब वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मिशनरी मोड में चुनाव लड़ा है, उतनी ताकत के साथ कांग्रेस ने तैयारी नहीं की। वो जो है उनके जो विधानसभा चुनाव में जो उनको झटका लगा, मुझे लगता है कि वो उस झटके से उभर नहीं पाए और उन्होंने ये माना कि लोकल बॉडी के चुनाव हैं, ये ज़्यादातर भाईचारे का ही चुनाव होता है और इसमें जो है जो भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं वो अपनी निजी क्षमताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह का उनका एक रुख था। तो जिस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको जैसे इस तरह से चुनाव लड़ा जैसे लोकसभा और विधानसभा का ही चुनाव लड़ाया जा रहा हो, और उनका एक ये एक रणनीति थी कि तीसरा इंजन मानते हुए कि जो शहरी सरकार होती है, जो नगरों की जो बोर्ड होते हैं, जो नगरों में सरकारें चुनी जाती हैं स्थानीय स्तर पर, वो भी एक तीसरा इंजन है। और केंद्र में अगर उनकी सरकार है और इसके बाद विधानसभा में राज्य में उनकी सरकार है, तो फिर शहरों में भी उनकी सरकार होनी चाहिए। तो इस मिशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिस ढंग के चुनाव की तैयारी, जिस तरह की रणनीति अपनाई, तो उससे देखते हुए ये लगता है कि अब रुझान जो है जिस तरह से अभी जो है काउंटिंग में आया है कि कांग्रेस का तो अभी खाता नहीं खुला है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत कर दी है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो भारतीय जनता पार्टी को एक जिस तरह का वो सपना लेकर चल रही थी, जिस तरह की रणनीति
बनाकर चल रही थी, उसके हिसाब से परिणाम जो है उसी के अनुरूप आने की उम्मीद दिखाई देती है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जैसे संकल्प पत्र जारी होते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसी तरह से निकाय चुनाव में भी उन्होंने जो है एक तो जनरल संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी किया और फिर अलग अलग निगमों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किए, परिषदों के लिए किए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है मतदाता को जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इन्होंने प्रभावित किया, वैसे ही अब जो है शहरी सरकारों के चुनाव में भी उनकी रणनीति कहीं ना कहीं उनके फेवर में उनको अच्छा परिणाम देने की संभावना दिखाई देती है। और रणनीति को देखते हुए और कांग्रेस ने जो है बल्कि आधे अधूरे मन से ही चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि वो विधानसभा चुनाव के झटके से उभर नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि ये तो लोकल। ठीक है जादव साहब, आएंगे आपके पास। एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें, रिजल्ट ब्रेकिंग एक और है हमारे पास। करनाल नगर निगम में वार्ड नंबर 1 के नतीजे बताने जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी की सुदेश रानी जीत गई। ये करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 1 का रिजल्ट है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की सुदेश रानी जीत गई हैं करनाल के वार्ड नंबर 1 से। ये एक और रिजल्ट अपडेट है हमारे टीवी स्क्रीन पर। करनाल नगर निगम में वार्ड नंबर 1 के नतीजे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वार्ड 1 में बीजेपी की सुदेश रानी जीत गई। वार्ड नंबर 1 के रिजल्ट हैं ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त। सुदेश रानी ने ये जीत हासिल कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी सुदेश रानी करनाल के वार्ड नंबर 1 से जीत चुकी हैं। जादव साहब, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं एक के बाद एक वार्ड के, और जो हमारी चर्चा हुई है उसके मुताबिक क्या समझते हैं आप कि अब बात तभी बनेगी? कांग्रेस को ये समझना होगा कि चुनाव चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना होता है। नहीं, देखिए ऐसा ही है कि ये जो निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें जब पार्टी के प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं, पार्टी को समर्थन मिलता है, तो उससे ये लगता है कि किसी भी दल की नींव मजबूत हो रही है। अब वो कांग्रेस जो है यही समझने में नाकाम रही कि ये एक नींव का चुनाव है जिसमें जो है फाउंडेशन तैयार होती है पार्टी की और उसके आधार पर ही आगे के चुनाव जीते जाते हैं। अगर वो लोकल बॉडीज में अपना बोर्ड बनाते हैं, अपनी सरकारें बनाते हैं और फिर वो जो बोर्ड है अगर जनहित के काम करता है, विकास के काम करता है, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाता है आम आदमी, आम मतदाता के बीच में कि ये पार्टी ठीक से काम कर रही है, विकास के काम कर रही है और आगे भी अगर इसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसी तरह से काम करेगी। लेकिन उनका सोचने का तरीका तो बहुत ही दूसरा हो गया। वो तो राजनीतिक तरीके से सोच नहीं पाए। वो तो ये सोचते रहे कि ये सामाजिक चुनाव है, एक तरह का भाईचारे का चुनाव होता है। लेकिन अब आजकल सामाजिक क्या है, सब कुछ राजनीतिक धरातल पर ही तय हो रहा है। पंचायतों के चुनाव भी राजनीतिक धरातल पर होते हैं। वहां तो जी ठीक है कि सिंबल पर अगर चुनाव नहीं हुआ तो सब पार्टियां अपना अपना दावा कर देती है कि हमारे इतने सरपंच जीत गए, इतने पंच जीत गए। लेकिन अब ये तो कांग्रेस ने चलिए एक फैसला तो किया कि सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कई बार पहले तो ऐसा भी होता रहा है कि सिंबल पर चुनाव न लड़ने का भी फैसला किया जाता रहा है। तो ठीक है कि उससे आपका सिंबल को पहचान मिलेगी, लोग पहुंचेंगे कि भाई ठीक है आपकी उपस्थिति है, आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी उपस्थिति, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की, जिस तरह के रणनीतिक फैसले, पार्टी की लगातार बैठकें होती रही, लगातार मंथन करते रहे, वो फीडबैक लेते रहे अपने कार्यकर्ताओं से और उसके अनुरूप अपनी रणनीति बदलते रहे। तो उन्होंने एक जनरल संकल्प पत्र जारी किया, फिर अलग अलग निगमों के लिए जारी किया और तमाम जो है उनको लगता है कि शहरी क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए और जन सुविधाओं की क्या क्या जरूरत है उनको ध्यान में रखा है। और कई तरह से महिला सेंट्रिक भी वो लेके आए संकल्प पत्र। उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी टैक्स में जो महिला ओनर है उनको 25% जो है रिबेट दी जाएगी गृह कर में। तो इस तरह का लोक लुभावन भी वो लेकर आए। सारी विधानसभा चुनाव की रणनीति के अनुरूप उन्होंने जो पॉइंट, जो खाका था विधानसभा चुनाव का, उसके अनुसार ही संकल्प पत्र तैयार किया है और उन्होंने जो है मतदाता की नब्ज को पकड़ने का काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से खाता खुला है तो अब ये तो नहीं कह सकते कि कहां किसको कितना मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत एक बहुमत हासिल कर सकती है कि चारों निकायों में वो अपनी एक मेजोरिटी स्थापित कर ले और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, तीसरे इंजन की सरकार बनाने का अपना जो है जो संकल्प है उसको पूरा करने में मुझे लगता है कि उसको सफलता मिल सकती है। रोहिला साहब, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अभी तक के रिजल्ट देखकर? रिजल्ट ब्रेकिंग आप भी देख ही रहे होंगे। मैं आपको अपडेट देता हूँ। विनेश फोगाट का जो तुलना विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के
डॉक्टर संजय जांगड़ा जी चेयरमैन बन चुके हैं, अभी की न्यूज आई है। अच्छा ठीक है, हम हमारे सोर्स तो ये पुख्ता करेंगे तो ये भी बड़ी खबर हम चला हाँ। देंगे। पर अब तक के रिजल्ट्स क्या महसूस करा रहे हैं रोहिला साहब को? चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात की। वो बात मैं आपको सुबह भी बोल रहा था कि भाई जो ये छोटे चुनाव होते हैं, जो निकाय के, सरपंच के, मेंबरी, इन तरह से आपकी पार्टी की नींव होती है। यहाँ से नेता कार्यकर्ता निकलते हैं, जो अच्छा काम करेगा वो निकल जाएगा आगे, तो रहेगा। तो कहना कि कांग्रेस पार्टी की जो हताशा है वो इस चुनाव में उभर के नजर आई है, क्योंकि इन लोगों ने न तो किया, न इन्होंने टिकटें वगैरह बांटी। ठीक है, ले जाओ। गुड़गांव का मैंने 2-3 दिन था प्रचार में, तो बावजूद जी उनका कहीं कोई पोस्ट वगैरह नहीं आ रहा था। मैंने काफी क्षेत्र कवर किया, मैंने कहा था कहीं 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे मान लीजिए वोट है वहां। तो ये इनकी उदासीनता थी। लेकिन जनता ने और भारतीय जनता पार्टी को कोऑर्डिनेटर बना है, ये आने वाले समय में बड़ा रहेगा। जी ठीक है रोहिला साहब, फिर से आते रहेंगे आपके पास। जादव साहब, हमने देखा कि लोकसभा में तो कांग्रेस के हौसले बुलंद थे, फिर विधानसभा के रिजल्ट आए तो वो सभी को अनएक्सपेक्टेड लगे, लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि फिर एक नतीजे से हौसले पस्त हो जाएं, फिर प्रचार के लिए ही ना उतरें। बड़े चेहरे जो हैं उनको प्रचार में आने की सख्त जरूरत होती है ताकि सीधे कनेक्ट हुआ जा सके, जनता से सीधे कनेक्ट हुआ जा सके। हालांकि आप ये बात बोल चुके हैं कि हल्के में किसी चुनाव को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से रूट्स तैयार होती हैं, यहीं से किसी पार्टी की जमीन पर पकड़ महसूस होती है। तो जादव साहब, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, जो तमाम आला नेतृत्व है कांग्रेस का, उसे ये बात समझने में बहुत देरी हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं अब नेतृत्व सही फैसले नहीं कर पा रहा। राजनीतिक बदलती हुई राजनीति प्रतिदिन बदलती है। आज कुछ स्थिति है, दूसरे दिन कुछ और होगी, लोगों का मन बदल जाएगा। लोग उनको समझाने वाले, जो उनको प्रेरित करने वाले नेता हैं, वो किस तरह से जो है स्थितियों को बदल सकते हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही सतर्कता का राजनीति करना जो है बहुत सतर्कता का काम है कि बदलती हुई स्थितियों के अनुसार आपको अपनी रणनीति भी बदलनी है, लेकिन वो बदल नहीं रहे। विधानसभा चुनाव के परिणाम आगे लगातार ईवीएम का चलता रहा, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, उसकी शिकायतें चलती रहीं। फिर इसके बाद जो कुछ भी यहाँ के नेतृत्व में परिवर्तन करना था, तो ठीक है जादव साहब, बड़ी खबर एक और बड़ा अपडेट है शायद रिजल्ट के हवाले से, बताते हैं अपने दर्शकों को क्या है बड़ी खबर। गुरुग्राम में मेयर चुनाव की मतगणना जारी है। गुरुग्राम अच्छा खासा एक्टिव होता है चुनाव के दौरान। मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल 3,300 वोटों से आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 19 से 24 तक के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार को 4,905 वोट मिले हैं। ये मेयर पद का रिजल्ट आपको बता रहे, रिजल्ट अपडेट है। फिलहाल मेयर चुनाव की मतगणना जारी है और बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तो तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, हर लम्हे का अपडेट पहुंचा रहे हैं। जादव साहब अपनी बात रख रहे थे, आपकी बात पूरी सुनेंगे, इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, रिजल्ट का अपडेट भी लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, यहाँ जल्द लौटेंगे।